नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इन दिनों आपके देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश के अधिकांश युवा हैं वह जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस की वैकेंसी निकाली जानी है जिसमें करीब 53,000 पद हैं, उसको लेकर तैयारियों को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति में रहते हैं। हम आपको एक ऐसे संस्थान के संचालक से मिलवाते हैं जो आपको बताएंगे कि पुलिस की तैयारी कैसे करें जिससे आपको निश्चित निश्चित सफलता मिल जाए। इसके लिए ना तो घबराने की ज़रूरत है और ना कोई बहुत ज़्यादा तनाव लेने की है। पंकज रावत जी जो इस कोचिंग के संचालक हैं, पिछले 20 सालों से कोचिंग का संचालन कर रहे हैं। इनके यहाँ से हजारों छात्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में पास हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आप पुलिस की जो परीक्षा होनी है उसकी तैयारी करेंगे तो आपको कैसे सफलता मिल सकेगी। आइए हम सीधा पंकज जी से बात कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पुलिस परीक्षा आखिर किस सरल तरीके से पास की जा सकती है। हमारे साथ नालंदा कोचिंग के संचालक पंडित पंकज रावत जी हैं, उनसे जानते हैं। रावत जी, इन दिनों पुलिस परीक्षा को लेकर युवा काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, उत्साहित भी हैं। तो जो परीक्षा आए हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कितने अंक होते हैं, क्या माइनस मार्किंग होती है और कैसे तैयारी करें, इस पर थोड़ा सा आप युवाओं के लिए प्रकाश डालें। अपनी जो नालंदा कोचिंग है उससे कैसे तैयारी की जाती है। देखिए, मार्केट संवाद का धन्यवाद है कि उन्होंने युवाओं के लिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि कैसे व्यक्ति सफलता प्राप्त करे। इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं और नालंदा इंस्टीट्यूट के साथ है, युवाओं के भी साथ है। तो पहला प्रश्न तो यही है कि जो लगभग 53,000 वैकेंसीज उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली हैं कांस्टेबल की और तमाम पोस्टों के लिए, इसके लिए युवाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और ये उत्साह आप किसी भी कोचिंग में जाकर देखिएगा तो लगता है कि युवा अपने करियर के प्रति कितना चिंतित है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से या पैसे खर्च करने के बाद आप सिलेक्ट हो जाओ, ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटर पास किया है, 18 साल पूरे कर चुके हैं, इनके लिए मैं विशेष तौर से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई जो है बड़ा शानदार तरीके से होनी चाहिए। दूसरा, कि कोई भी परीक्षा कभी टिपिकल या कठिन नहीं होती है, आपके करने का तरीका क्या होता है। अब हम लोग जो बच्चों को गाइडेंस देते हैं वो ये गाइडेंस देते हैं कि देखिए, कि जो परीक्षार्थी है और जो पेपर बनाने वाला व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में एक मानसिक द्वंद्व चलता है। और जो परीक्षा बनाने वाले लोग हैं वो भी ये जानते हैं कि हमें ऐसा पेपर बनाना है कि जिसे लगभग 40% और 50% पेपर सब बच्चे, चाहे वो अनपढ़ हों, अच्छी तैयारी वाले हों या कम तैयारी वाले हों, कम से कम 50% पेपर सब लोग कर पाएं। तो ऐसा पेपर बनता है। तो पहली बात यही है कि लोगों को, जो परीक्षा देने जा रहे हैं लोग, ये समझ लें कि 40% पेपर ऐसा होता है जिसे आप कर सकते हो आराम से। फिर उसके बाद जो 10% पेपर होता है 40 और 50% के बीच का, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 60% तक पेपर सरल होता है। जो प्रश्न आपको आते जाएं पहले उन्हें करिएगा। दूसरा, उन प्रश्नों को गलत करने से बचिएगा जिन्हें सभी परीक्षार्थी सही कर रहे हैं। जैसे आ जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप भारत की राजधानी, उसमें ऑप्शन है दिल्ली है, लखनऊ है, भोपाल। तो आप मन में ये नहीं पालो कि आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं तो आपने लखनऊ लगा दिया। आपको कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न को सही तरह से समझना है, फिर उसका ऑप्शन देना है। अगर आप बिल्कुल सरल प्रश्न गलत करके आते हो तो ये निश्चित है कि ऊपर वाला भी आपको सिलेक्शन नहीं दे पाएगा। ये कितने इसमें अंक होते हैं और क्या माइनस देख मार्किंग होती है। हाँ, देखिए, ये जो परीक्षा है ये 150 प्रश्न इसमें आने हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है 2 अंकों का निर्धारण है इसमें। मतलब क्या है कि 150 क्वेश्चन इंटू 2 कर देंगे तो ये 300 अंकों की ये परीक्षा है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें माइनस मार्किंग है। बहुत से लोग जो नए लड़के हैं पेपर तो भर देते हैं लेकिन पेपर की पूरी जानकारी किए बिना पेपर देने पहुंच जाते हैं। अब मान लो कि किसी ने 60 क्वेश्चन कर दिए और बहुत से लोग जो पुराने लोग हैं उनसे खली पाँव से वो ज्ञान लेके जाते हैं कि जितने क्वेश्चन आपको आ गए उसके बाद आप तुक्का लगा दीजिए। तो अगर किसी को 60 क्वेश्चन आए हैं तो इसका मतलब ये है कि 90 क्वेश्चन उसके पास नहीं है। अब वो क्या करता है, तुक्का लगाना शुरू कर देता है। तो 90 क्वेश्चन में अगर वो तुक्का लगाता है और 90 के 90 गलत हो जाते हैं तो 1/4 की माइनस मार्किंग है। मतलब क्या है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो जो सही किए हैं
उनमें से आपका एक क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब माइनस मार्किंग परीक्षा होती है तो लोगों को तुक्का लगाने से बहुत बचना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि ओवरऑल पूरे पेपर में 10% से ज़्यादा गलतियां ना हो, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, एक चीज़ में अपने जो छात्र हैं, आपके जो बहुत अच्छे सुधीर छात्र हैं, उनको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी ने 90 क्वेश्चन किए, उसके 85 क्वेश्चन सही है, ध्यान रखिएगा, और किसी ने 110 क्वेश्चन किए और उसके 85 उसके भी सही है, तो 90 वाले की भी एक 85 सही है और 110 वाले की भी 85 सही है। तो दोनों के जो सही क्वेश्चन आंसर है वो 85 है, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो 90 वाले का होगा, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। यानी उसने 90 में से 85 सही किए, 5 गलत हैं। लेकिन जिसने 110 किए हैं और 85 सही है, उसका मतलब क्या है कि उसने गलतियों की संख्या ज्यादा की है। तो ये नहीं होता है कि मैं उसने भी सिलेक्शन वाले ने भी 85 किए, मैंने भी 85 किया है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो उसका हो गया। तो ये गलतियों की संख्या पर भी निर्धारण चलता है। तो ये इतना है। अब हम लोग बात करेंगे विषय की। तो इसमें देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जैसे मैं कहता हूं कि सबसे जो पहला काम है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा विषय मेरा सबसे ज्यादा मजबूत है, वहां से आप शुरुआत कीजिए। दूसरा कि जो पेपर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि पेपर ऐसे लोगों को बनाने के लिए दिया जाता है जो मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत ट्रेंड होते हैं, यानी पूरा पेपर मनोवैज्ञानिक तौर पर बनाया जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिए, उनका अनुभव ये होता है कि उन्होंने पहला क्वेश्चन किया, नहीं आ रहा, दूसरा किया, नहीं आ रहा, तीसरा पढ़ा, नहीं आ रहा, चौथा पढ़ा, नहीं आ रहा। अब वो घबरा जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पहले 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही उनकी धड़कन जो है दिल की तेज हो जाती है, तो वह फिर पीछे से करना शुरू करते हैं। अब पीछे से भी वही स्थिति होती है कि लास्ट वाला क्वेश्चन कठिन, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो जो बच्चा है अपना वो पैसेंस खो देता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया है कि 60 से 70% पेपर आमंत्रित पेपर होता है, मतलब 60% पेपर ऐसा बनाया जाता है जिसे हर विद्यार्थी कर पाए। ध्यान रखिएगा, हर विद्यार्थियों को करने के लिए आमंत्रण दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन, जो पहली हमारी सलाह है वो यही है कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ यदि आपको नहीं आ रहा है तो मत आने दो। आप तो पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं है, मान लो 10 तक आपको नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको 11वां क्वेश्चन आ रहा है तो आपका पहला काम यही है कि जो 11वां क्वेश्चन आपको आ रहा है वहां से आप सही करना शुरू कीजिए और वहां तक करते जाइए जहां तक आपको आ रहा है। यदि 150 में से आपने वही क्वेश्चन किए जो आपको आ रहा है, तो ये हमारा थोड़ी मेहनत और करिएगा, 10 क्वेश्चन आप और करिएगा, यानी 70% पेपर करने के बाद आप सिलेक्शन के दायरे में शामिल हो सकते हैं। और आपके यहाँ पर नालंदा में किस प्रकार से इसकी तैयारियां कराई जाती हैं? क्या बैच वगैरह क्या स्थिति है? देखिए, हम लोग जो रणनीति से काम करते हैं, जैसे सबसे सरल विषय हम लोग मानते हैं पुलिस में और एसआई परीक्षा का, वो होता है हिंदी। और यूपी ट्रिपल एससी की जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो लेखपाल की हो किसी की भी हो, इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विषय रहता है वो हिंदी रहता है। हिंदी क्या है कि कम समय में तैयार की जा सकती है और इसके अधिकतम क्वेश्चन सही भी किए जा सकते हैं। मतलब हम लोग जो है हिंदी के लगभग 37 क्वेश्चन आने 150 में से, और ये 37 क्वेश्चन जो हैं 74 अंकों को लेते हैं। अब ये जो 37 क्वेश्चन है, अगर 37 में से कोई बालक, छात्र 37 में से 37 सही करके आते थे, कोई ऐसे कई छात्र हमारे यहाँ से निकलते हैं, हम लोग टेट सीटेट का ही पढ़ाते हैं, जहाँ हम लोग जहाँ बच्चे पेपर देने जाते हैं तो हिंदी और संस्कृत में 30 में से 30 क्वेश्चन भी हम लोग सही कराते हैं। तो वैसे ही पुलिस में भी है कि अगर 37 क्वेश्चन हिंदी के हैं वो हम लोग करवा सकते हैं। अब यहाँ आती है जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज का जो साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, बच्चा उतना नहीं कवर कर सकता है, लेकिन हाँ हिंदी कवर कर सकता है। तो दूसरे विषय पर हम लोग लेते हैं जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में 38 क्वेश्चन आने हैं और ये 76 अंकों के हैं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 38 में से अगर किसी छात्र के 25+ क्वेश्चन सही हो जाएं तो हम लोग उसके लिए सफिशिएंट हो जाते हैं, वो पास हो जाएगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है संख्यात्मक योग्यता, यानी अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऐसी चीज है, जैसे मान लेते हैं किसी का हाई स्कूल में गणित पढ़ने में दिमाग नहीं था, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था, तो अगर वो तैयारी करता है तो जैसा दिमाग पहले उसके पास था वैसे ही आज भी गणित में है, तो वो गणित समझने से या गणित को पढ़ने से भागता है, यानी उसे अंगीकार करने की बजाय पीछे भागता है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जिसके लिए जो विषय कठिन है उसको हटाओ, पहले हम उन विषयों पर ध्यान देते हैं जिसे वो आराम से इंटरेस्ट से कर सकता है। तो इसमें जैसे मेंटल एप्टीट्यूड है, IQ है, रीजनिंग है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जो रीजनिंग और इनके भी हैं हिंदी के समान, इनके भी 37 क्वेश्चन आने हैं और 74 अंक है। तो हम लोग नालंदा इंस्टीट्यूट की प्रोसेस में ये रहता है कि हम लोग ये टारगेट रखते हैं कि 150 में से किसी तरह से 100+
क्वेश्चन इनके सही हो जाएं, जिससे ये परीक्षा पास कर जाएं। और इसमें 4 चरण होते हैं और लास्ट चरण में आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें एक सवाल और रह जाता है कि परीक्षा किस पैटर्न की होती है, कैसे कंप्यूटर का क्या रहता है, हमको थोड़ा सा बच्चों को और समझा लेंगे। देखिए, ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होती है, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन मोड कंप्यूटर परीक्षा पे आधारित है ये। इसमें जो अंक है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर चलता है, और अभी कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि ये कंप्यूटर मोड पर होगी या ऑफलाइन होगी, तो अभी निश्चित नहीं है। हाँ, नोटिफिकेशन आने आने के बाद ये निश्चित किया जाएगा कि ये परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। तो मेरा तो बच्चों से यही प्रश्न, जो सलाह है वो यही है कि आप हिंदी है, अर्थमेटिक है, अच्छे गुरु से पढ़िए और ऐसे इंस्टीट्यूट में जाइए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन क्लास पढ़िएगा, जहां आपसे रोज पूछा जाए और जो विषय आपका कंप्लीट हो जाए उसका टेस्ट पेपर हो। गलतियां आप कहाँ कर रहे हैं उस पर टीचर और टीचरों की टीम आपके ऊपर ध्यान दे। बस ये नहीं है कि आप बड़ी भीड़ में बैठ गए, 200 बच्चों की भीड़ में बैठ गए और आपने पढ़ लिया और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो रहा। कोर्स कंप्लीट होने से कुछ नहीं होता है। आपका पहला काम कि जो आपने पढ़ा है वो आपको कितना आ रहा है या नहीं आ रहा, ये डिपेंड है। दूसरा क्या है, कोई किसी की सफलता के लिए सहयोगी तो हो सकता है, लेकिन कोई भी असफलता का श्रेय लेना नहीं चाहता है। वैसे ही आप अच्छे स्टूडेंट बनिए तो टीचर और इंस्टीट्यूट भी आपका श्रेय तो ले सकते हैं सफलता का, लेकिन जब आप सफल हो जाओगे तो वो आपकी फोटो नहीं लगाएंगे। तो सफल भी आपको होना है, असफल भी आपको होना है। तो मैं छात्रों से ये निवेदन करता हूँ कि अच्छी तरह से पढ़िए। धन्यवाद।